मुझे सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, 2008 से लेकर अभी तक की जर्नी को आप कैसे देखते हैं? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि बहुत 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 खुश हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। मेरी जर्नी के बारे में इट्स अ मिक्स फीलिंग, जहाँ पर एक्सपीरियंस भी है, खुशी भी है, थोड़ा स्ट्रगल भी था, थोड़ा फेलियर भी था और फिर बहुत ज़्यादा कामयाबी भी थी। तो बहुत ज़्यादा इट्स अ मिक्स फीलिंग। और मेरी इतने साल की जर्नी में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है। बहुत अच्छी रही है मेरी जर्नी। लोग जनरली ये कहते हैं कि हमने बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल सारे करते हैं, बट डिपेंड्स करता है कि आप उस जर्नी से क्या सीख रहे हो, कितना सीख रहे हो, आपने क्या पाया है। क्योंकि अगर आप एक बार सक्सेस पे पहुंच गए तो फिर वहाँ से उसको सस्टेन करना है, उसको रखना है। मगर जब आप जर्नी कर रहे होते हो तब आपको पता होता है कि ये रास्ता है, ये टेढ़ा रास्ता है, ये मोड़ है, यहाँ रुकना है, जाना है। सो आई थिंक जर्नी का मैं प्रॉपर मज़ा लेती हूँ और मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है। क्या कभी आपने इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री में, इतने सालों का सफ़र आपने तय किया, बट कभी ऐसा फील आया जब काम नहीं था और मेंटली ब्रेकडाउन हुआ? देखिए, काफ़ी ऐसा नहीं होता है कि आप हमेशा काम करते होते हो। ऐसा कभी कभी समय आता है आपकी लाइफ में, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे हाँ डॉक्टर्स में ऐसा नहीं होता बिकॉज पेशेंट्स हमेशा रहते हैं। बट आई गेस इंजीनियर हो, कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लैक ऑफ वर्क हो ही जाता है। तो मेरे साथ भी हुआ और शुरू शुरू में ये बहुत डिप्रेसिंग था कि अरे काम नहीं है, कैसे करे, काम करे और मेहनत करे और मेहनत करे। बट फिर मैंने अपने आप को एक दूसरे वे में एडजस्ट कर लिया कि अगर जब मैं शूट नहीं कर रही हूँ तब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी कथक में। मैंने ऑल ओवर इंडिया लाइव शो किए हैं, बहुत ज़्यादा स्टेज परफॉर्मेंसेस किए हैं। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन कथक। सो एक वो था। तो जब बॉलीवुड में काम कम हो गया तो मैंने स्टेज शो करना शुरू किए। जब स्टेज शो में से मुझे टाइम मिल जाता था तब मेरा खुद का एनजीओ है आस्था फाउंडेशन, जहाँ पर हम एचआईवी पॉजिटिव किड्स और बाकी सारे लोगों के लिए हम काम करते हैं। फिर वहाँ से थोड़ा टाइम मिल गया तो फिर साउथ में गई, साउथ में कुछ मूवीज़ की। वहाँ से टाइम मिल गया तो फिर फैमिलीज़ थी। तो मैंने अपने आप को इस तरह ढाला कि मुझे कभी ये फील ना हो कि मैं काम नहीं है और मैं घर बैठी हूँ। बिकॉज़ एक बार आपको काम नहीं होने का डिप्रेशन जब हो जाता है या फिर वो हकीकत से आप वाकिफ़ हो जाते हो कि काम नहीं मिलेगा, तब आपको प्रॉब्लम होने लगती है। आपने बोला कि काम ढूंढना सीख लिया है, क्या कभी ऐसा लगा कि इंडस्ट्री में डिजर्विंग लोगों को ज़्यादा नेटवर्किंग चलती है? 100% ये देखी गई चीज़ है। और अगर मैं ये ना कहूँगी, मना करूँगी, तो आई गेस ये फेयर टॉक्स नहीं होगा। फिर शब्दों को फिर मैं मोड़ तरोड़ को कहने की कोशिश करूँ, ऐसा आपको लगेगा और मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ। एक्चुअल में जो टैलेंट होता है, बहुत बहुत कम लोग होते हैं टैलेंटेड जिनको टाइम पर और अच्छे वे पर उनको काम मिल जाता है या लॉन्चिंग मिल जाती है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को काम मिल जाता है। उनको बहुत वेट करना पड़ता है, उनको राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनको राइट लोग नहीं मिलते हैं, बेवकूफ़ बनाने वाले लोग मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इंडस्ट्री में जो टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती है और फिर जाके कामयाबी मिलती है। आजकल इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड भी चला है कि जो अपकमिंग एक्ट्रेसेस हैं उन लोग मिनिमल कपड़े पहन के ये अपना रास्ते पे घूमती हैं और मतलब स्पॉटिंग करवाती हैं पैप से। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस तरह का अटेंशन मिलना उन्हें काम दिलाता है या उनका इमेज इफेक्ट होता है? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ लड़कियां हैं, आपने देखी होगी, पैप्स कवर कर रहे हैं। किसी का कुछ दिख रहा है, किसी का कुछ दिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम, वो अपने लिए काम तो ढूंढ रही है बट बाकी एक्ट्रेसेस के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्योंकि आपकी चीज़ें देखकर लोगों ने आपके फॉलो कर रहे हैं या फिर आपको व्यूज़ मिल रहे हैं, चीज़ें मिल रही, तो आपने एक ईजी रास्ता पकड़ लिया। बट जैसे कीर्ति कुल्हारी और बाकी सारी एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत टैलेंटेड है, वो वो इस तरह से नहीं करती और वो अपने लिमिटेड काम करके वो खुश है। तो इन एक्टर्स ने, उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल भी जाता है एट अ टाइम उस वक्त, मगर वो लॉन्ग रन पे या फिर बहुत अच्छी, आप कैसे लाओगे थिएटर तक, ऑडियंस को कैसे लाओगे? हम नहीं ला सकते ना। आप अपना बॉडी दिखा के तो थिएटर तक नहीं ला, आप ओटीटी तक ला सकते हो
आप फ़ोन तक ला सकते हो, इंस्टाग्राम तक ला सकते हो, बट आप थिएटर तक ऑडियंस नहीं ला सकते। आपके हिसाब में टैलेंट और अपीयरेंस में किस चीज़ का ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है आजकल के शोबिज़ कल्चर में? अपीयरेंस में आप डिपेंड करता है आपने क्या पहना है, कितना कम पहना है और कैसे पहना है और आप कितना पे कर रहे हो, उससे फ़र्क पड़ता है। आपका अभी फ़िलहाल अगर देखने जाए तो टैलेंट तो अभी साइड में है। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने एक्टिंग का ज़्यादा इमेज और मॉडलिटी का प्रमोट कर दिया है? हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि एक्टिंग का इमेज अभी बहुत पीछे छूट गया है, क्योंकि आजकल का क्राउड है उनको भी एक्टिंग नहीं देखनी ना, उनको भी कम कपड़े देखने हैं, हालांकि कपड़े ही नहीं देखने। आपने बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे जो जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, जैसे उल्लू है, जैसे अतरंगी है, जैसे अल्ट बालाजी है, जहाँ पर वो देवर भाभी के शोज़ वगैरह हुआ करते थे। तो ये बनाने वालों की भी गलती नहीं है, लोग जो देख रहे हैं वही लोग, डिमांड है उनकी तो वो लोग दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से टैलेंट बहुत पीछे हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत आगे निकल गई हैं। आपका एक रियलिटी शो भी आ रहा है रियल मैन अनलिश्ड। नाम का, अनलीश करके, ये काफ़ी बोल्ड और यूनिक कॉन्सेप्ट है। यस। तो रियलिटी शो को प्रोड्यूसर और होस्ट करना आपका ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया एक्चुअली अभी जब मैं 6 महीने से रिसर्च कर रही थी कुछ चीज़ों पर, तो जहाँ पता चला कि पहले हम लड़कियों को बहुत प्रमोट करते थे, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, और लड़कियों को, बहन को, सबको हम प्रमोट कर रहे थे कि उनको पढ़ाई सही से करवाओ। बट उनको प्रमोट करते करते हम एक जो मेन समाज का मुद्दा है आदमी, मैन, हमारे समाज की बहुत स्ट्रॉन्ग नींव है। आदमी पूरे घर की बहुत स्ट्रॉन्ग नींव होता है। आदमी दिन रात मेहनत करता है, कमाता है, पूरे घर के लिए काम करता है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये समाज उनको भूल चुका है, उनको साइड में डाल दिया गया है। फिर देखा मैंने ये केसेस आने लगे डिवोर्स की वजह से, अगर वो पे न कर पाने पर उन्होंने सुसाइड कर लिया, किसी को काट के ड्रम में डाल दिया गया, किसी को सांप से कटवा दिया गया, या सारा पैसा लेकर किसी की बीवी भाग गई। तो आई थिंक हमने खुद ने ही औरतों को इतना स्ट्रॉन्ग बता दिया है ना कि हमने मर्दों को बहुत कोने में डाल दिया है। तो ये शो ऐसा है कि इंडियाज़ फर्स्ट मैन रियलिटी शो है ये, जहाँ पर आदमी खुद अब प्रूव करेंगे, मैन खुद अब प्रूव करेंगे कि वो कितने काबिल है, वो क्या कर सकते हैं, और वो अगर वो खुद के लिए, आज तक तो फैमिली के लिए किया, बट अगर वो खुद के लिए करने के लिए आए तो कितनी दूर तक और कितनी स्ट्रांगली जा सकते हैं। तो मेरा शो इस बारे में है। ये नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रही हूँ। आपके शो में साहिल खान, सनी लियोनी जी जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं जी। तो क्या इनके साथ काम करने में कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस या चैलेंजेस हुआ है? नहीं, सब लोग बहुत अच्छे रहे हैं। रिसेंटली हमने 1 महीने पहले ही शूट ख़त्म किया है। सनी, साहिल, इनफैक्ट तनीषा मुखर्जी, फैज़ू, मिस्टर फैज़ू, संग्राम सिंह जी, बहुत सारे और भी टैलेंटेड एक्टर हैं हमारे शो में। बट इतनी ब्यूटीफुली इन्होंने अपना काम किया, एक भी चीज़ के लिए मुझे कभी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। इनफैक्ट उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, इनफैक्ट उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारा कुछ इस शो में एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे बताई एज अ प्रोड्यूसर और एज अ मेकर होने के साथ साथ उनको लगा, क्योंकि मैं होस्ट भी कर रही थी, तो उन्होंने काफ़ी सारे आइडियाज़ मुझसे शेयर किए, स्पेशली तनीषा मुखर्जी ने, स्पेशली साहिल खान ने, और संग्राम सिंह जी के साथ तो मेरा एक और दूसरा शो आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी जर्नी रही और सबने अपना बहुत अच्छा, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया था और बहुत डिफरेंट था, आदमियों के लिए कोई कुछ कर रहा था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। आपने कभी खुद रियलिटी शो का हिस्सा बनने की सोचा है? बिल्कुल, उस हिसाब का अगर रियलिटी शो होगा जहाँ मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ, ना कि मैं खाने के लिए लड़ूँ या बाथरूम धोने के लिए लड़ूँ या बर्तन की डिशेस धोने के लिए लड़ूँ। ये करने के अलावा अगर मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ या मैं किस हद तक जा सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में कामयाबी पाने के लिए, तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी। आपने अपनी करियर की शुरुआत गरम मसाला से की थी। जी। यस। अभी भी है। आपको लगता है कहीं ना कहीं अब जो सुपरस्टार की डेफिनेशन थी
वो उन तक ही सीमित है, या लोग कहते हैं कि अभी रणबीर कपूर लास्ट सुपरस्टार है, उसके बाद कोई सुपरस्टार आएगा नहीं? 2008 से आपने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, जी। इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो आप हर कहीं पे नहीं दिख रहे थे, तो पब्लिक के माइंड में आप स्टार थे। जब राजेश खन्ना जी जब हमारे बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार थे, तब तो मुश्किल से न्यूज़पेपर और मैगज़ीन थी, और बहुत मुश्किल से शायद डीडी पे इंटरव्यू हुआ करते थे देवानंद साहब जी। तो इनको लोगों ने कहीं देखा नहीं था, उनके लिए वो हीरो मेंटोर ही थे। पर आजकल हर कहीं चलते हुए दिख जाते हैं, जैसे कि बाकी के जो लड़के हैं, वरुण धवन है, कार्तिक है, आप कहीं पे भी उनको इजीली स्पॉट कर सकते हो। आप इंस्टा पे उनको मैसेजेस कर सकते हो, आप इंस्टा पे वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या चल रहे हैं, वो आप देख सकते हो। आप पैप्स के थ्रू उनको देख सकते हो कि कहाँ है। तो जो कम दिखता है वही सुपरस्टार होता है, जो हर जगह दिखता है वो सुपरस्टार नहीं होता। लास्ट एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि आजकल जो है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो लोग कहते हैं कि भैया ऑपरेशन सिंदूर अब फिल्म में जब कन्वर्ट होगी तो इसमें अक्षय या फिर विकी कौशल होंगे। बट आपको लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर का जो बेटे ने अपने हाथ में ली थी, वो जो है कर्नल सूफिया कुरैशी और दूसरी थी, तो वुमेन ही थी, तो आपको लगता है कि हम अभी मेल ओरिएंटेड चीज़ों को छोड़ के, मतलब कि एक अगर फिल्म बनती है तो किसी फीमेल लीड को लेना चाहिए, ना कि किसी मेल लीड को? देखिए मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा लोगों ने समझा वो सोफिया थी शायद। उसको, और जब उसकी 4 दिन पहले एक और हैं जिनकी शायद 4 दिन पहले शादी हुई थी, 4 दिन या 7 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। 8 दिन के अंदर अंदर आपके माथे का सिंदूर उजड़ जाना। आप एक मेन स्टोरी को लेकर अगर आप फिल्म बना रहे हो, और वो स्टोरी एक औरत के ऊपर है जिसका सिंदूर उजड़ गया है, तो हमें यहाँ पर मेल ओरिएंटेड फीमेल ओरिएंटेड नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है जो स्टोरी है वो कहनी चाहिए। हाँ, बहुत टाइम से फीमेल ओरिएंटेड, अभी अगर आप जिगरा मूवी लास्ट आई थी, फीमेल ओरिएंटेड मूवी, किसी लोगों ने पसंद नहीं की, क्योंकि इस समाज को औरत क्या कर रही है, कितना कर सकती है, वो देखने की आदत नहीं है, स्पेशली बॉलीवुड में आदत नहीं है लोगों को। तो इतनी अच्छी फिल्म जो अपने भाई के लिए करती है, उसमें स्टोरी थी, तो वो फ्लॉप हो गई। आप अगर कंगना की भी लास्ट मूवी देखेंगे, इमरजेंसी, फ्लॉप हो गई। लोगों को आदत नहीं है, क्योंकि हमेशा हीरो ने राज किया हुआ है बॉलीवुड में। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कंगना ट्राई कर रही है, जैसे आलिया ट्राई कर रही है, जैसे और लड़कियां ट्राई कर रही हैं, मुझे लगता है कि अब फीमेल ओरिएंटेड मूवी बननी चाहिए, और स्पेशली सिंदूर। यस। ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स भी थे जिन्होंने जो है चुप्पी साधी रखी थी उस चीज़ को। कई सारे बोले नहीं, या कई सारे जो है बोलने से बच रहे हैं। तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? और आपको लगता है कहीं ना कहीं सबको रुक के बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ के एक्टर्स तो खुल के बोल रहे हैं हमारे बॉलीवुड के बारे में भी, और प्लस इंडिया के बारे में भी। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बोले और नहीं बोले, प्रॉब्लम ये है कि जब आपके देश का सवाल होता है, जब आपके देश में इतना कुछ हो जाता है, तो आप तभी भी अगर अपनी चुप्पी साधे रखेंगे तो फिर वो एक सही नागरिक नहीं हो सकते। और स्पेशली जब पाकिस्तान के लोग, एक्टर, आर्टिस्ट इतनी बात कर रहे हैं, जब उन्हें बैन कर दिया जा रहा है, तो वो अपने फैंस के थ्रू और अपने दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप लोगों में इतना तो होना ही चाहिए कि आप लोग अपनी पर्सनल चीज़ें छोड़ के, कि मेरे फैंस कम हो जाएंगे या मेरी फॉलोइंग कम हो जाएगी, ये सब छोड़ के एटलीस्ट एक बार तो देश के लिए आवाज़ उठा ही सकते हो। आप कैसे बात करते हो, जैसे किसी की मूवी हिट हो जाती है, कोविड आ जाता है, तो आप कैसे पिक्चर्स डालते हो, आप कैसे एक दूसरे की फिल्में प्रमोट करते हो। तो जब इंडिया के लिए बात करने की बात आई, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी जब हमारा देश एक वॉर के रास्ते से गुजर रहा है, तब भी आपने कुछ नहीं बोला। बड़े बड़े एक्टरों की मैं बात कर रही हूँ, तब भी आपने कुछ नहीं बोला। तो मुझे नहीं लगता कि ये उनका सही डिसीजन है। टर्की और अजरबैजान जैसी कंट्री जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है टर्की को हमने मदद की थी हॉस्पिटल के टाइम पे जब हुआ था, तो हमने फर्स्ट एड हमारी तरफ से दे देंगे, अपनी तरफ से दे दी। आपको लगता है कि बीइंग अ फिल्म मेकर
बिगर प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, आपको लगता है कि हमें जो है बैन करना चाहिए अभी टर्की को, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें शूट करने जाते हैं टर्की में? नहीं 100% बैन करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। वैसे ही हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत बहुत सुंदर है, वैसे ही हमारे भारत में सुंदरता की और सुंदर लोकेशंस की कोई कमी नहीं है। एज ए प्रोड्यूसर, एज ए एक्टर और इस देश का नागरिक होने के नाते मैं आपको डेफिनेटली कहूँगी कि बिल्कुल बैन करना चाहिए। हाँ, हमने उनकी मदद की, वो हमारे संस्कार है, वो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो कोई भी मुसीबत में होता है तो हम करते हैं और हमने किया। जब उनका जवाब ये आया तो फिर अब इनफैक्ट मैं खुद भी ट्रैवल करने वाली थी जुलाई में, मैंने अपनी टिकट्स कैंसिल की है, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने अपने दोस्तों को भी ये रिक्वेस्ट की कि आप लोगों को भी कैंसिल करो। मेरे 3 म्यूज़िक वीडियो वहाँ शूट होने वाले, मैं कैंसिल करके बैठी हूँ। इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते हो आप, और आप ऐसा नहीं हो सकता कि इस सिचुएशन में भी आप अपने देश का साथ नहीं दोगे। इतनी एकता नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली वो लोग पाकिस्तान का ही साथ देंगे, और पता है आपको फिर कि क्या होने वाला है। मैं अपने फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगी कि खुश रहो, मस्त रहो, मज़ा करो, देश का साथ दो, अपने फैमिली का साथ दो और अपने आप का ख्याल रखो। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहिए? मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है रियलिटी शो रियल मैन अनलिस्ट्ड, जहाँ पर मैं बहुत सारे 10 डिफरेंट बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर को, सेलिब्रिटी को लेकर आ रही हूँ, जहाँ पर कंटेस्टेंट्स भी बहुत ज़्यादा फेमस है, एक्टर है वो लोग, टीवी सीरियल्स से हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है। एक और फिल्म ला रही हूँ मैं, एक OTT सीरीज़ ला रही हूँ मैं, तो इस साल बहुत सारा धमाल होने वाला है। सो प्लीज़ आप अपना प्यार मुझ पर बरसाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।